हेलो एंड वेलकम अगेन टू दिस पर्टिकुलर सेशन। तो बड़े स्टार्ट करेंगे इसमें इंड एस 102 और जिसका कि ताल्लुक शेयर बेस्ड पेमेंट से है। बताने की जरूरत थी, फॉर्मिडेबल चैप्टर है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर भी है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम चैप्टर है। अगर पिछले 4-5 साल के अटेम्प्ट को आप परखोगे देखोगे तो आप ये पाओगे कि तकरीबन हर अटेम्प्ट में इस पर्टिकुलर चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन आया हुआ है। So that itself should work as a motivating factor for you to pay extra attention as far as this particular chapter is concerned. चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि शेयर बेस्ड पेमेंट होती क्या है। जब तक हमें शेयर बेस्ड पेमेंट का मीनिंग ठीक तरीके से पता नहीं लगेगा, इस चैप्टर पे जो स्ट्रॉन्ग ग्रिप हमारा होना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली डिस्कस द मीनिंग ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट। तो शेयर बेस्ड पेमेंट क्या है और आपको लिखना बहुत पड़ेगा इस चैप्टर में। और मैंने कई बार देखा है, बहुत से बच्चे डिमांड करना शुरू कर देते हैं हैंड रिटन नोट्स दे दो या जो नोट्स आपने लिखे हुए वो दे दो। इट इज वर्चुअली नॉट पॉसिबल। अगर आप लिखना चाहते हैं तो जरूर लिखें। करेक्ट। तो सबसे पहले तो मैंने आपसे यही डिस्कस करा कि व्हाट एग्जैक्टली शेयर बेस्ड पेमेंट्स आर। दिस इज पॉइंट नंबर 1। लिखे मेरे साथ साथ, व्हाट एग्जैक्टली शेयर बेस्ड पेमेंट्स आर। तो शेयर बेस्ड पेमेंट्स बेसिकली है क्या चीज? व्हाट एग्जैक्टली शेयर बेस्ड पेमेंट्स आर। अब बार बार ये वर्ड आएगा तो SBP, इसका मतलब होगा शेयर बेस्ड पेमेंट्स। करेक्ट। तो सबसे पहले तो मुझे ये क्लियर करना है कि शेयर बेस्ड पेमेंट्स बेसिकली हैं क्या, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा आपका कभी भी संपूर्ण कंट्रोल और नियंत्रण इस पर्टिकुलर चैप्टर पे नहीं आ सकता। शेयर बेस्ड पेमेंट्स को समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने सेट कर रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करें। मान लेते हैं कि कोई एंटरप्राइज है E1 लिमिटेड नाम की। जब भी मुझे कुछ समझाना होता है, आपको मालूम ही है, मैं एक लाइन से ड्रॉ करता हूं। तो मैंने लाइन ड्रॉ करी। मैं मान लेता हूं कि E1 लिमिटेड नाम की कोई एंटरप्राइज है, E1। और मान लेते हैं कि कोई सप्लायर है। देयर इज एन एंटरप्राइज E1 और कोई सप्लायर है। सप्लायर कह लो, क्रेडिटर कह लो, मैन्युफैक्चरर कह लो, अदर पार्टी कह लो। करेक्ट। अब इस सप्लायर से एंटिटी E1 ने, हम मान लेते हैं कि इस साल कुछ रॉ मटेरियल खरीदे। क्या खरीदे? रॉ मटेरियल खरीदे। E1 ने सप्लायर से कुछ रॉ मटेरियल खरीदे। रॉ मटेरियल परचेज किसने खरीदे? E1 ने रॉ मटेरियल सप्लायर से खरीदे। सप्लायर से E1 ने रॉ मटेरियल खरीदे। जाहिर है फ्री में तो खरीदे नहीं होंगे, कुछ पेमेंट हमें देनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं कि हमने इसको जो पेमेंट दी वो कैश में दी। हम क्रेडिट में भी खरीद सकते हैं, हमने सोचा इसको कैश में ही पेमेंट कर देते हैं, तो हमने कैश में इसको पेमेंट कर दी। अब मैं आपसे एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही टफ, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछने वाला हूं। आप मुझे बताओ, अगर मैं इसकी आपसे अकाउंटिंग एंट्री पूछूं तो आप क्या एंट्री लिखेंगे? सर इतना टफ क्वेश्चन, हम 1 मिनट में एंट्री लिख देंगे, तो लिख करके बताओ जल्दी से। रॉ मटेरियल आपने परचेज करे हैं तो आप एंट्री क्या लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट, यानी कि एंट्री E1 के पर्सपेक्टिव से मैं पूछ रहा हूं। तो जाहिर है कि आपकी बड़ी सिंपल सी एंट्री होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आपने क्रेडिट में खरीदे होते तो कैश के बजाय टू सप्लायर आप लिख देते। ये नॉर्मल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है। इसका मतलब जब एक एंटिटी ने दूसरी एंटिटी से गुड्स खरीदे और पेमेंट के कैश में दी, तो ये सिंपल नॉर्मल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है। अब जब ये इतनी सिंपल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है तो मुझे इस ट्रांजेक्शन के बारे में आपको बताने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये फंडामेंटल ट्रुथ है कि मुझे अगर रात का महत्व समझना है तो मुझे दिन के बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा फिलोसॉफिकल डायलॉग मैंने आपके सामने मारा, लेकिन मैं अपनी इस कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं। ये शेयर बेस्ड ट्रांजेक्शन नहीं है, ये नॉर्मल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है। करेक्ट। अब इसी चीज को थोड़ा सा मैंने आगे बढ़ाया। अब मैंने अब की बार आपके सामने क्या करा, अब मान लेते हैं कि कोई एक और एंटरप्राइज मार्केट में है और इस एंटरप्राइज का नाम E2 है। मार्केट में कोई एंटरप्राइज है, उसका नाम E2 है, और E2 ने किसी सप्लायर से
मान लेते हैं कुछ रॉ मटेरियल खरीदे, किसी सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदे, यानी कि तकरीबन पिछले वाला केस ही मैंने यहां पर लिख दिया। मैं जानता हूं बहुत से बच्चे ये सुनते ही केस को ड्रॉ भी नहीं करेंगे, लिखेंगे भी नहीं, लेकिन वो बहुत कुछ खोएंगे अगर लिखेंगे नहीं तो। ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, फिर बाद में मत कहना तुमको हर हालत में ये नोट्स लिखने पड़ेंगे अगर रियली इफ यू वांट टू हैव ए कंप्लीट सॉलिड परफेक्ट कमांड ओवर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अब की बार भी E2 ने सप्लायर को यह कहा कि रॉ मटेरियल हम आपसे खरीद रहे हैं और हम आपको जो पेमेंट देंगे वो कैश में देंगे। अब की बार भी पेमेंट जो हो रही है वो कैश में दे रही है। अब की बार भी पेमेंट जो है वो कैश में करी जा रही है, करेक्ट। यानी कि एंटिटी E2 ने अब की बार भी सप्लायर को जो पेमेंट करी वो कैश में करी। सप्लायर को पेमेंट कैश में करी, लेकिन यहां पर मैंने थोड़ा सा चेंज क्या करा। अब की बार E2 ने सप्लायर को यह बोला भाई हम आपको पेमेंट कैश में तो करेंगे, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन भी इसमें इंपोज कर दी। उन्होंने कहा कैश की पेमेंट जो हमारी होगी दैट विल बी बेस्ड अपॉन करंट मार्केट प्राइस और सिंपली करंट प्राइस ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। सिंप्लिसिटी के लिए आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की बजाय शेयर कैपिटल मन के अंदर मान लो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। अब बार बार ये वर्ड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मुझे इस चैप्टर में लिखना पड़ेगा, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो इतना बड़ा वर्ड लिखने के लिए इतना टाइम अब मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं आगे से EI लिख दूंगा। ये E1 नहीं है, EI है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। Based upon the current price of the equity instrument of E2। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में पहले तो मुझे फर्क बताओ कि क्या है। पिछले क्वेश्चन में भी एंटिटी ने जो है सामान परचेज करा था, रॉ मटेरियल परचेज करा था और उन्होंने कैश दी थी, लेकिन जब उन्होंने पेमेंट या कंसिडरेशन दिया तो उसमें कोई कंडीशन अटैच नहीं थी। अब की बार जब मैं पेमेंट दे रहा हूं तो कैश में दे रहा हूं, और पेमेंट में कैश में दे रहा हूं, और अब की बार कंडीशन मैंने क्या लगाई कि मैंने कहा मैं तुम्हें कैश में पेमेंट करूंगा, लेकिन जब मैं कैश में तुम्हें जो पेमेंट करूंगा वो पेमेंट जो होगी वो आधारित होगी ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइस ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ आवर कंपनी। हमारी कंपनी का जो भी इक्विटी शेयर का प्राइस होगा उसके आधार पर हम आपको कैश पेमेंट करेंगे। ये शेयर बेस्ड पेमेंट है। दिस विल बी कंसिडर्ड एज शेयर बेस्ड पेमेंट। अब आपकी समझ में आना चाहिए, मैं आपको वैसे मीनिंग क्लियर नहीं बता रहा, मैं चाहता हूं कि आप मीनिंग खुद ही ड्राइव कर लें। यानी कि अब की बार एंटिटी ने दूसरी पार्टी से सामान खरीदा और कंसिडरेशन जो पे करा वो कैश में करा, लेकिन द पेमेंट विल बी बेस्ड अपॉन द करंट प्राइस ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ E2। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का सिंपल वर्ड्स में मतलब शेयर कैपिटल मान लो। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब इसी एग्जाम्पल के सहारे और आगे बढ़ो। पहले मैंने कहा ये मीनिंग शेयर बेस्ड पेमेंट का बहुत क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन जो है शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन है। क्यों है? क्योंकि इस केस में कंसिडरेशन जो है वो बेस्ड है करंट प्राइसेस पर ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एंटिटी। एंटिटी का जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, शेयर कैपिटल है, उसका जो करंट प्राइस है उस पर आधारित ये पेमेंट है, तो इसलिए ये शेयर बेस्ड पेमेंट है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब की बार मैंने क्या एग्जाम्पल में लिखा, मैंने अब की बार एंटिटी लिखी E3 नाम की कोई एंटरप्राइज है। अब E3 नाम की एंटरप्राइज ने क्या करा, मान लेते हैं अपने किसी एम्प्लॉय से एक एग्रीमेंट करा। क्या एग्रीमेंट करा? और ये मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं ये बता दूं, ये एम्प्लॉय जो है बड़ा एक्सपर्ट है, बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा हार्ड वर्किंग है। ही इज वेरी वेरी व्हाट वी कॉल डिमांडेड एम्प्लॉय इन द मार्केट, करेक्ट। तो E3 ने इस एम्प्लॉय से कॉन्ट्रैक्ट क्या करा? कॉन्ट्रैक्ट ये करा कि आपके पास, हमने सुना है कुछ टेक्निकल नो हाउ है, TECHNICAL। टेक्निकल नो हाउ का मतलब तकनीक है। मैंने पहले कहा कि ये जो एम्प्लॉय है बहुत इंटेलिजेंट है, हाई प्रोफाइल्ड एम्प्लॉय है, मार्केट में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, कंपनीज इसके पीछे पड़ी हुई हैं। ये E3 की खुश किस्मती है कि ये एम्प्लॉय इनकी फर्म में है।
तो E3 ने इस एम्प्लॉय से ये कहा कि भाई आप अपना टेक्निकल नो हाउ हमें दे दो, जाहिर है कि इसके बदले में हम आपको कुछ पेमेंट देंगे। अब की बार जो पेमेंट देंगे क्या होगा, अब की बार भी E3 ने कहा कि हम पेमेंट जो तुम्हें देंगे वो लेट अस से कैश में देंगे। अब की बार भी इस एंटिटी ने कहा कि हम जो तुम्हें पेमेंट देंगे वो कैश में देंगे, लेकिन अब की बार जो कैश की पेमेंट है ना, अब की बार जो कैश की पेमेंट है डेट इज, ये जो पेमेंट कैश में है अब की बार बेस्ड अपॉन द करंट प्राइस, based upon the current price, based upon the current price, क्या लिखना चाहता हूं, बेस्ड अपॉन द करंट प्राइस ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ये जो EI मैंने लिखा है ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, ध्यान रखें। बेस्ड अपॉन द करंट प्राइस ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ग्रुप, टू which E1 or simply E3 belongs। इसमें और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? इसमें भी हमने कुछ सामान खरीदा, हमने गुड्स एंड, हम गुड्स भी खरीद सकते हैं, सर्विसेज भी ले सकते हैं। इस केस में हमने गुड्स खरीदे थे, पेमेंट हमने कैश में करी थी, लेकिन जो पेमेंट आधारित थी वो एंटिटी के अपने ही इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के करंट प्राइस पर आधारित थी। अब की बार जो पेमेंट हो रही है वो भी कैश में हो रही है, लेकिन अब की बार एंटिटी जो पेमेंट कर रही है डेट इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन द करंट प्राइस, लेकिन डेट इज बेस्ड अपॉन द करंट प्राइस ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ग्रुप टू विच एंटिटी बिलोंग्स। यहां पर मैं कहना क्या चाहता हूं, जरा पहले इस पॉइंट को समझने की कोशिश कर लें। मान लेते हैं कि ये जो एंटिटी E3 है, E3 नाम की ये जो एंटिटी है, मान लेते ये P लिमिटेड नाम की कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है। सिंप्लिसिटी के लिए E3 जो है P लिमिटेड नाम की कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है, यानी कि P और E3 मिलकर के क्या बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप का मतलब क्या होता है? ग्रुप कंप्राइजेज ऑफ पेरेंट कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी। सब लोगों ने इंड AS 110 पढ़ा हुआ है। तो E3 जो है इस ग्रुप को बिलोंग करती है। तो समझना क्या है कि कोई भी ट्रांजैक्शन शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन तब मानी जाती है, अब ध्यान से सुने मेरी बात, कोई भी ट्रांजैक्शन शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन या शेयर बेस्ड पेमेंट के दायरे में कब आएगी? जब हम कंसीडरेशन पे करेंगे। अब ध्यान ये भी रखें, कंसीडरेशन आप कैश में भी पे कर सकते हैं, कंसीडरेशन आप किसी एसेट में भी पे कर सकते हैं, अदर एसेट, और कंसीडरेशन के लिए आप अपनी कंपनी के शेयर्स भी इशू कर सकते हैं। यानी कि कंसीडरेशन आप किसी भी रूप में पे कर सकते हैं। मैंने किसी पार्टी से एग्रीमेंट करा कि बदले में आप मुझे गुड्स दो या सर्विस दो, और उसके बदले में मैं कुछ कंसीडरेशन पे करूंगा। कंसीडरेशन कैश में, अदर एसेट्स में या शेयर्स में, यानी कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में पे करा जा सकता है। अगर ये कंसीडरेशन बेस्ड है करंट प्राइसेस पर, पहले तो ये कंसीडरेशन बेस होना चाहिए, यानी कि ये ट्रांजैक्शन शेयर बेस्ड पेमेंट के दायरे में, इंड AS 102 के दायरे में तभी आ सकती है अगर कंसीडरेशन इज बेस्ड अपॉन द करंट प्राइसेस ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। नो डाउट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का सिंपल वर्ड्स में मतलब, अभी तुम इक्विटी शेयर कैपिटल से अपने मन के अंदर मान के चल लो, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जब तुम पढ़ोगे तो तुम देखोगे कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कुछ और आइटम भी आ सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइसेस ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ये जो पेमेंट होनी चाहिए बेस होनी चाहिए करंट प्राइसेस पर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। अब ये जो करंट प्राइसेस ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हैं, ये एंटिटी के खुद के भी हो सकते हैं। जैसे E3 ये कह सकती थी कि हमारे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का जो भी करंट प्राइस है उसके आधार पर हम आपको पेमेंट देंगे, या E3 ये कह सकती है, जैसा कि इस एग्जांपल में कह रही है, कि हम आपको कैश में पेमेंट देंगे, बट द पेमेंट विल बी बेस्ड अपॉन दी, जैसे कि मैंने लिखाया हुआ है, बेस्ड अपॉन द करंट प्राइस ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, करंट प्राइस ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द ग्रुप टू विच E3 बिलोंग्स। यानी कि ये जो ग्रुप है E3 किस ग्रुप को बिलोंग कर रही है? इस ग्रुप को बिलोंग कर रही है। तो इस ग्रुप का
जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, मार्केट में जो भी उसका प्राइस चल रहा होगा उसके आधार पर भी हम पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि पेमेंट जो करी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइस करी जानी चाहिए, नंबर वन। ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइस एंटिटी के अपने खुद के शेयर्स का भी हो सकता है, या एंटिटी जिस ग्रुप को बिलोंग करती है उस ग्रुप का जो इक्विटी शेयर का करंट प्राइस है उस पर भी वो पेमेंट बेस हो सकती है। अब आपकी समझ में ये बात आ जानी चाहिए कि शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन बेसिकली कौन सी होती है। तो अंडर शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन में मेन चीज है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कैन बी पेड बाय वे ऑफ कैश, कैन बी पेड बाय वे ऑफ अदर एसेट्स, कैन बी पेड बाय वे ऑफ शेयर कैपिटल। Important thing is that should be based upon the current price of the equity instrument, current price of the equity instrument of the entity or of the group to which the entity belongs। समझ में आ गया? ये पॉइंट तुम्हारे को अच्छी तरह से पहले तो इसमें समझ में आ जाना चाहिए। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, पहले मैं इस चीज को हटा दूं। अभी हम यहां तक पहुंचे हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा और आगे बढ़ा। मैं अभी पॉइंट नंबर किस पे था? सी पे था, इजंट इट और नॉट। तो ये जो मैंने फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखी थी उसको छोड़ करके जो बी और सी मैंने ट्रांजैक्शन लिखी है, ये शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन के दायरे में मानी जाएंगी। क्यों मानी जाएंगी? क्योंकि इसमें जो कंसिडरेशन पे हो रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइस हो रहा है ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो एंटिटी का खुद का इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो या एंटिटी जिस ग्रुप को बिलोंग करती हो उस ग्रुप के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का करंट प्राइस हो। उसके बाद पॉइंट नंबर डी को देखो। पॉइंट नंबर डी आपको समझाने के लिए मैंने क्या लिखा, अब की बार जो एंटिटी है, मान लेते E4 लिमिटेड नाम की कोई एंटिटी है। अब E4 लिमिटेड नाम की इस एंटिटी ने क्या करा, एक कॉन्ट्रैक्ट करा अपने एम्प्लॉय से। अब की बार अपने एम्प्लॉय से कॉन्ट्रैक्ट करा, ये कोई एम्प्लॉय है। अब और ये एम्प्लॉय भी मान लेते हैं कि बहुत हाई प्रोफाइल्ड एम्प्लॉय है। प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह की पेमेंट्स बहुत देखने में आती हैं। अच्छे एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रोकने के लिए कई बार कंपनी लालच देती है। जैसे कि इस केस में कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को क्या कहा कि भाई आप 3 साल तक हमारी कंपनी में अगर रुकते हो तो हम आपको 3 साल के बाद अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर्स दे देंगे। यानी कि 3 साल के बाद एक तरीके से आप हमारी कंपनी के सिर्फ एम्प्लॉय नहीं रहोगे बल्कि शेयर होल्डर भी हो जाओगे। तो अब की बार एग्रीमेंट क्या रहा, एंटिटी E4 ने कहा, क्या कहा कि एम्प्लॉय शेल सर्व द ऑर्गेनाइजेशन या स्टे इन द ऑर्गेनाइजेशन, सर्व द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एटलीस्ट 3 years। यानी कि उसको लालच दिया जा रहा है कि कम से कम 3 साल आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रुकें, 3 years। और कंपनी ने कहा कि अगर आप 3 साल तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रुकेंगे तो हम आपको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अपनी कंपनी के देंगे या इक्विटी शेयर कैपिटल हम अपनी कंपनी के आपको देंगे। वी विल गिव यू इक्विटी शेयर्स ऑफ आवर कंपनी। ये कंपनी ने अब की बार इसके साथ एक एग्रीमेंट करा। अब की बार जो कंसिडरेशन दिया जा रहा है वो कैश में नहीं दिया जा रहा, लेकिन मैंने आपको अभी एक बात बताई, कंसिडरेशन कैश में भी दिया जा सकता है, दूसरे एसेट्स में भी दिया जा सकता है, कंसिडरेशन इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू भी दिया जा सकता है या शेयर कैपिटल के थ्रू भी दिया जा सकता है। इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बताई थी कि ये जो पेमेंट या कंसिडरेशन जा रही है, तो कंपनी ने कहा कि हम आपको इक्विटी शेयर देंगे, लेकिन वही चीज है ऑन द बेसिस ऑफ, we will issue you equity share on the basis of current prices, on the basis of current prices of equity instruments of the entity, entity यानी कि E4, यानी कि ये एंटिटी ये कह सकती है कि हम आपको इक्विटी शेयर देंगे, लेकिन इक्विटी शेयर विल बी और जो इक्विटी शेयर हम देंगे दैट विल बी बेस्ड अपॉन द करंट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ आवर कंपनी, या तो आवर कंपनी यानी कि हमारी ही कंपनी के इक्विटी शेयर का जो मार्केट प्राइस चल रहा होगा उसके आधार पर हम आपको इक्विटी शेयर दे देंगे, या फिर कंपनी ये भी कह सकती थी ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइस ऑफ
or of the group to which E4 belongs. मैं जो तुम्हारे दिमाग में बात लाना चाहता हूं, जो पेमेंट होनी चाहिए वो बेस्ड होनी चाहिए करंट प्राइसेस पर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के, चाहे वो एंटिटी के खुद के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो या एंटिटी जिस ग्रुप को बिलोंग करती हो उसके इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का जो करंट प्राइस हो उसके आधार पर पेमेंट होनी चाहिए. दिस इज इंपॉर्टेंट. तो आई होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट. अब आपकी समझ में शेयर बेस्ड पेमेंट का मीनिंग आ गया कि अंडर शेयर बेस्ड पेमेंट बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी ट्रांजैक्शन शेयर बेस्ड पेमेंट के दायरे में कब आएगी, व्हेन कंसिडरेशन is based upon the current price of the equity instrument of the entity or of the group to which the entity belongs. एक तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग पे ये आ जानी चाहिए. उसके बाद फिर सेकंड जो पॉइंट है वो ये है, सेकंड पॉइंट, और वो ये है व्हाट आर शेयर बेस्ड अरेंजमेंट्स. अब तुमने शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन का कुछ कुछ मतलब तो समझा, अब हम शेयर बेस्ड अरेंजमेंट का मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं. व्हाट आर शेयर बेस्ड अरेंजमेंट्स? शेयर बेस्ड अरेंजमेंट्स, एक तो शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शंस हैं, अब शेयर बेस्ड अरेंजमेंट्स के. अब आपको यह तो पता लग गया कि कौन सी ट्रांजैक्शन शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस हैं, जिसमें कि कंसिडरेशन पे हो रहा हो ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइस ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आइदर ऑफ द एंटिटी और ऑफ द ग्रुप टू विच एंटिटी बिलोंग्स. व्हाट आर शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट्स? इसका भी मीनिंग अब तुम्हें मालूम होना चाहिए, करेक्ट? तो इसको समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुने. नाम ही पता लग रहा है अरेंजमेंट. अरेंजमेंट का मतलब है एक तरीके से कुछ कॉन्ट्रैक्ट. आपके और मेरे बीच में एक अरेंजमेंट है, लेट अस से. तो शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट का मतलब क्या हो गया कि इट इज एन अरेंजमेंट. सॉरी, मैंने पेन की जगह पेंसिल को दबा दिया. तो शेयर बेस्ड अरेंजमेंट इज एन अरेंजमेंट, पहले तो लिखें इज एन अरेंजमेंट. पहले तो ये एक अरेंजमेंट है, इज एन अरेंजमेंट. ये अरेंजमेंट किस किस में है या किस किस में हो सकता है? शेयर बेस्ड अरेंजमेंट, और ये भी वर्ड बार बार आएगा तो मैं SBA लिख दूंगा. शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन के लिए मैं SBT लिखूंगा, शेयर बेस्ड अरेंजमेंट के लिए मैं SBA लिखूंगा, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के लिए EI लिखूंगा. काफी शॉर्ट फॉर्म का यूज होगा, इसलिए थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा. सो इट इज एन अरेंजमेंट. शेयर बेस्ड अरेंजमेंट, एक तो अरेंजमेंट हो सकता है किसी एंटिटी के बीच में, और अदर पार्टी के बीच में. जब भी मैं अदर पार्टी कहूंगा, बहुत से लोगों को मैंने देखा अदर पार्टी का मीनिंग भी पता नहीं रहता है. अदर पार्टी होता क्या है कि बुक्स वगैरह में भी ये कई बारी ओपनली प्रदर्शित नहीं करा जाता है, अदर पार्टी लिखा रहता है, तो बच्चों को मीनिंग पता नहीं रहता. अदर पार्टी में सप्लायर भी शामिल हो सकते हैं, इंप्लॉइज भी शामिल हो सकते हैं. ये चीज का तुमने ध्यान रखना है. अदर पार्टी, सप्लायर्स भी, क्रेडिटर्स भी, करेक्ट. और मैंने कहा इसमें इंप्लॉइज भी शामिल हो सकते हैं. तो शेयर बेस्ड पेमेंट एक या तो एंटिटी और अदर पार्टी के बीच में हो सकता है, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है एंटिटी के बीच में और अदर पार्टी के बीच में, या फिर ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और इट कुड बी ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एंटिटी ऑफ द ग्रुप, जस्ट वेट. अब ये तो पूरा ही हट जाएगा, चलो इसको हटा ही देते हैं. एंटिटी ऑफ द ग्रुप और अदर पार्टी के बीच में. शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट की मैं अब बात कर रहा हूं. शेयर बेस्ड अरेंजमेंट या तो एंटिटी और अदर पार्टी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है,
जैसे कि इस एंटिटी ने सप्लायर को ये काम, मान लेते हैं ये E1 एक एंटरप्राइज है, इसने अदर पार्टी को कहा आप हमें गुड्स एंड सर्विसेज दो, हम तुम्हें कैश देंगे लेकिन कैश की पेमेंट होगी, या हम तुम्हें अदर एसेट्स देंगे, या हम तुम्हें शेयर कैपिटल देंगे लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ करेंट प्राइसेस देंगे ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ आवर कंपनी या ऑफ द ग्रुप टू विच आवर एंटिटी बिलोंग्स। अब दूसरे में मैंने लिखा कि इट इज एन अरेंजमेंट, या फिर ये एक अरेंजमेंट हो सकता है एंटिटी ऑफ द ग्रुप। सपोज एक ग्रुप है, उसमें एक तो पेरेंट है और मान लेते हैं उसके अंदर दो तीन सब्सिडरी हैं, S1 S2 S3 नाम की। तो ग्रुप क्या है, पी पेरेंट, और उसके अंदर सब्सिडरी कौन कौन सी है, S1 भी है, S2 भी है और S3 भी है। तो इस पूरे ग्रुप में से कोई भी एंटिटी, चाहे वो पेरेंट हो, S1 हो, S2 हो या S3 हो, तो एंटिटी ऑफ द ग्रुप, इस ग्रुप की किसी भी एंटिटी और अदर पार्टी के बीच में भी ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरीके का हो सकता है कि आप अभी कुछ सर्विसेज दें, हम आपको कुछ पेमेंट्स देंगे, इस तरीके का कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। या फिर और एक सेकंड में जरा ये देखना चाह रहा था, बीच बीच में ये लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। और एनी शेयर होल्डर, और एनी शेयर होल्डर, और एनी शेयर होल्डर of the entity of the entity of the group। पहले आप समझने की कोशिश करें, मैं जब अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं, अरेंजमेंट का मतलब एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भी बीच में हो सकता है, एक तो एंटिटी के बीच में और अदर पार्टी के बीच में हो सकता है, या कोई ग्रुप है उसमें से किसी एंटिटी और अदर पार्टी के बीच में हो सकता है। कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में बहुत सारी एंटिटी, पेरेंट है, S1 है, S2 है, S3 है, तो उस ग्रुप में जितनी भी एंटिटीज हैं उनके किसी शेयर होल्डर और अदर पार्टी के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। पहले तो यह बात समझ में आनी चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, अब जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा तो जाहिर है कि इस एंटिटी ने अदर पार्टी से या तो कुछ गुड्स मांगे होंगे या कुछ सर्विसेज मांगी होंगी, इसमें तो किसी तरीके का डाउट नहीं है, या है किसी तरीके का डाउट? नो सर, किसी तरीके का डाउट नहीं है। बीच में फिर बीच बॉक्स आ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। करेक्ट। अब मैंने इसके आगे क्या लिखा, डेट इंटाइटल्स, इसके नीचे लिखा, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट है इन तीनों में से, ये जो मैंने लिखे ये कॉन्ट्रैक्ट किसी के बीच में भी हो सकता है, लेकिन उससे क्या होगा, डेट इंटाइटल्स, डेट इंटाइटल्स, डेट इंटाइटल्स द अदर पार्टी, डेट इंटाइटल्स द अदर पार्टी, क्योंकि अदर पार्टी ने हमें कुछ गुड्स या सर्विसेज दिए हुए हैं जिसकी वजह से अदर पार्टी के पास एक अधिकार आ जाता है। डेट इंटाइटल्स द अदर पार्टी टू रिसीव, जाहिर है कि अदर पार्टी को हमसे कुछ मिलेगा। टू रिसीव, क्या मिलेगा, अदर पार्टी रिसीव कर सकती है, टू रिसीव कैश और एनी अदर एसेट, एनी अदर एसेट, यानी कि सामने वाली पार्टी के पास, अदर पार्टी के पास एक अधिकार आ जाएगा कि या तो वो हमसे कैश रिसीव करेंगे, एनी अदर एसेट रिसीव करेंगे, या फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स रिसीव करेंगे, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स रिसीव करेंगे, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स रिसीव तो करेंगे। ये तीन चीजें वो रिसीव, इन तीन में से कोई एक चीज वो रिसीव तो करेंगे, लेकिन बार बार मैं एक बात बता रहा हूं, ये तीनों में से कोई भी चीज उनको जो मिलेगी, डेट शुड बी based upon the current price. That is very important. That entitles the other party to receive cash or any other asset or equity instruments of the entity, of the entity, or of the group, or of the group to which entity belongs, of the entity or of the group to which entity belongs,
ये चीज समझ में आनी चाहिए। लेकिन ये जो सारी चीज मिलेंगी ये ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइस मिलनी चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट का बेसिकली मतलब क्या है। इज इट क्लियर टू यू? लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये जो पेमेंट मिलेंगी, एंटिटी बिलोंग्स, इसको पूरा ही लिख लो, बेस्ड अपॉन current prices, based upon current prices of equity instruments। जो पेमेंट होनी चाहिए वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के आधार पर होनी चाहिए। वैसे तो ये जो सारे पॉइंट मैंने तुम्हें लिखा है उसका मीनिंग मैंने तुम्हें क्लियर ऑलरेडी कर दिया है। अब जरा समझने की कोशिश करो। सपोज मैं तुम्हें ये कहता हूं, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, केस स्टडी 1। चलो, ये केस स्टडी 1, छोटी सी केस स्टडी है। मैंने लिखा पेरेंट इश्यूज, कोई पेरेंट है, पेरेंट इश्यूज शेयर ऑप्शंस, पेरेंट इश्यूज शेयर ऑप्शंस। पेरेंट ने शेयर ऑप्शंस इश्यू करे, करेक्ट, टू द एम्प्लॉइज, of subsidiary company, based upon the prices of shares of parent। कोई पेरेंट कंपनी है, उसने अपनी जो सब्सिडियरी कंपनी है उसके एम्प्लॉइज को, पेरेंट इश्यू शेयर ऑप्शन टू द एम्प्लॉइज ऑफ सब्सिडियरी कंपनी बेस्ड अपॉन द प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ पेरेंट। तो यहां क्या मतलब, पहले तो इसका मतलब क्या निकला, पहले तो आप मुझे ये बताओ मतलब क्या समझे और क्या निकला। इसका मतलब ये पेरेंट कंपनी है। पहले तो इस पेरेंट कंपनी ने क्या करा, इस पेरेंट कंपनी ने अब की बार अपनी सब्सिडियरी कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं, अपनी सब्सिडियरी कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉइज ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, को इन्होंने क्या दिए, पेरेंट ने इनको क्या दिया। आपकी बात, पेरेंट ने उनको शेयर ऑप्शंस दिए। शेयर ऑप्शंस का मतलब सिंपल वर्ड्स में अपनी कंपनी के शेयर्स दिए, इजंट इट और नॉट। तो पेरेंट ने इनको शेयर ऑप्शंस दिए। हो सकता है इन एम्प्लॉय से इन्होंने कुछ टेक्निकल नो हाउ हासिल करा हो, या कुछ एग्रीमेंट, या ये कहा हो कि आप इतने टाइम तक हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में रहें, कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट रहा हो। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पी लिमिटेड इनको शेयर ऑप्शंस दे रही है। अब जो शेयर ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, दे आर बेस्ड अपॉन द प्राइसेस ऑफ शेयर्स ऑफ द पेरेंट। तो क्वेश्चन तुमसे यह पूछ रहा है कि क्या यह शेयर बेस्ड पेमेंट है। यस इट इज शेयर बेस्ड पेमेंट, यस इट इज शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन। ये शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन है। इट विल फॉल अंडर इंड AS 102। क्वेश्चन बेसिकली इतनी सी चीज तुमसे पूछ रहा है। ये क्वेश्चन मैंने आपके मॉड्यूल से ही लिया हुआ है। इसी तरह से आपके मॉड्यूल में एक छोटा सा क्वेश्चन और है, वो भी मैं आपको लिखा ही देता हूं और लिखा के बता ही देता हूं। केस स्टडी 2, केस स्टडी 2। जो मॉड्यूल में आपका अगला क्वेश्चन है वो ये है कि कोई सब्सिडियरी कंपनी है और उसने शेयर ऑप्शन दिए टू द एम्प्लॉइज, अपने ही एम्प्लॉय को दिए, बेस्ड अपॉन द प्राइसेस ऑफ शेयर्स ऑफ पेरेंट दिए, करेक्ट। ए सब्सिडियरी कंपनी
A subsidiary company issues share options to its employees based upon prices of shares of the parent. Is it a share based पेमेंट ट्रांजेक्शन? क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछ रहा है, क्या ये शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन है? आप लोग ही बताओ कि ये शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन है या नहीं है। इस केस में सब्सिडियरी कंपनी है, मान लेते हैं एस लिमिटेड नाम की कंपनी ने क्या करा, अपने ही एम्प्लॉय को शेयर्स दिए। हो सकता है हमने अपने एम्प्लॉय से कोई एग्रीमेंट करा हो कि आप इतने साल तक हमारी एंटिटी में रहना, हम आपको शेयर ऑप्शंस देंगे, या हमने इनसे कुछ टेक्निकल नो हाउ वगैरह हमने इनसे कुछ हासिल करा हो, तो किसी भी कारण से हमने इनको पेमेंट करें। एस लिमिटेड ने यह कहा कि हम आपको शेयर ऑप्शंस देंगे, शेयर ऑप्शंस देंगे। और जो शेयर ऑप्शंस हम आपको देंगे किस आधार पर देंगे? that will be based upon prices का मतलब हमेशा करंट प्राइसेस से ही होता है, प्राइसेस ऑफ शेयर्स ऑफ पेरेंट, यानी कि एस लिमिटेड इस ग्रुप को बिलोंग करती है। देखो एस लिमिटेड जो पेमेंट कर सकती है आइदर ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस ऑफ इट्स ओन शेयर, हमारी कंपनी के जो शेयर्स के प्राइसेस हम उनके आधार पर कर सकते हैं, या हम जिस ग्रुप को बिलोंग करते हैं उस ग्रुप के जो शेयर के प्राइसेस है उनके आधार पर हम पेमेंट कर सकते हैं। तो बेस्ड अपॉन द प्राइसेस ऑफ शेयर्स ऑफ द ग्रुप या ऑफ द पेरेंट, तो इसलिए ये शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन है। यस, इट इज शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन। शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शंस के मीनिंग अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए। अब आपको शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन का मतलब भी पता लग गया, आपको शेयर बेस्ड अरेंजमेंट का मतलब भी पता लग गया। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने की जहमत को गवारा करूं, जरा मुझे यह बता दो, इतना डिस्कशन तुमने सुन लिया है, अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन को डिफाइन करोगे तो कैसे करोगे? शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शंस, आपको शेयर बेस्ड अरेंजमेंट का भी पता लग गया है, आपको हकीकत में यह भी पता लग गया है कि कोई ट्रांजेक्शन शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन के दायरे में कब आती है। शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शंस, तो जाहिर है कि अब अगला क्वेश्चन यही उभरता है कि शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शंस को अगर मैं तुमसे पूछूं कि आप डिफाइन करें SBPT, तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन। एटलीस्ट अब आप ये कह सकते हैं कि शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन इज ए ट्रांजेक्शन इन विच एंटिटी विल रिसीव आइदर गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अदर पार्टी। मैंने आपको यह भी बताया कि अदर पार्टी कोई ट्रेडर भी हो सकती है, कोई सप्लायर भी हो सकती है, कोई मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है। अदर पार्टी कोई ट्रेडर भी हो सकती है, सप्लायर भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है। तो इट इज ए ट्रांजेक्शन इन विच द एंटिटी विल रिसीव आइदर गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द अदर पार्टी। अब हमने उनसे गुड्स और सर्विसेज रिसीव कर लिए, तो इनडायरेक्टली इसका मतलब है कि उसी वक्त साइमल्टेनियसली जैसी हमने ये चीजें रिसीव करी, उसी वक्त एक लायबिलिटी, एक ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर आ जाएगा, एंड साइमल्टेनियसली इनकर्स एन ऑब्लिगेशन टू सेटल द ट्रांजेक्शन। तो इसका मतलब है कि शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन में एंटिटी अदर पार्टी से कुछ चीज रिसीव करेगी और रिसीव करते ही उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाएगा। उस ऑब्लिगेशन की वजह से उनको उस ट्रांजेक्शन को सेटल करना पड़ेगा, या तो कैश में या अदर एसेट्स के रूप में, या शेयर ऑप्शन जिसको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट सिंप्लिसिटी के लिए कह रहे हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में। लेकिन
जब हम ये चीजें देंगे, कैश, अदर एसेट्स या शेयर या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, दैट शुड बी बेस्ड अपॉन द करंट प्राइसेस ऑफ द एंटिटी और ऑफ द ग्रुप टू विच वी बिलोंग। ये शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन का मतलब है। और ये मैं तुम्हें लिखा भी देता हूं। तो शेयर बेस्ड पेमेंट, मैंने कहा था आपको इसमें, इस वाले चैप्टर में आपको लिखना पड़ेगा, शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन इज ए ट्रांजेक्शन in which क्या होगा इस ट्रांजेक्शन में, an entity in which an entity receives goods or services from the other party और मैंने अभी आपको बताया अदर पार्टी का मतलब कुछ भी हो सकता है, ट्रेडर भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, सप्लायर भी हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है। करेक्ट? तो it is a transaction in which entity receives goods or services from the other party and simultaneously जब हम गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव करेंगे, साइमल्टेनियसली incurs, उसी वक्त क्या होगा, साइमल्टेनियसली incurs एन ऑब्लिगेशन, हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाएगा, incurs एन ऑब्लिगेशन to settle the transaction ये बीच में बॉक्स आके बंद कर देता है, settle the transaction अब ट्रांजेक्शन हम जो सेटल कर सकते हैं, आइदर जैसा कि मैंने कहा कि हम इसको सेटल कर सकते हैं आइदर इन कैश और अदर एसेट्स या फिर अदर एसेट्स के रूप में कर सकते हैं, और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स या फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में कर सकते हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यही है कि जिस चीज में भी हम पेमेंट देंगे, और बार बार कह के मैं ये थक चुका हूं, जिस चीज में भी हम ये पेमेंट देंगे शुड बी बेस्ड अपॉन प्राइसेस, यानी कि करंट प्राइसेस ऑफ द शेयर्स। अगर तुम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं लिखना चाहते तो शेयर्स तो लिख सकते हो, बेस्ड अपॉन द प्राइसेस ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, EI, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द एंटिटी or of the group to which entity belongs। यानी कि जब मैं पेमेंट करूंगा किसी भी चीज में, तो वो पेमेंट बेस होनी चाहिए अपॉन द प्राइसेस ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, या तो एंटिटी के खुद के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके प्राइसेस के आधार पर, या जिस ग्रुप को एंटिटी बिलोंग करती है उनके जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है उनके प्राइसेस के आधार पर, टू विच एंटिटी बिलोंग्स। अब आपको यह भी पता लग गया, शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस का भी आपको पता लग गया। जाहिर है
अब हमें कुछ थोड़ा सा इनके पर्टिकुलर फीचर्स भी मालूम होने चाहिए, करेक्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन के बेसिकली फीचर्स क्या हैं, सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, तो फीचर्स के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। अदरवाइज मैंने कहा फिर नहीं तो प्रॉब्लम होगी। 50 के करीब हमने क्वेश्चंस करने हैं। अभी तक हमने दो छोटी केस स्टडी करी है। बहुत से बच्चे सोचेंगे कैसे करेंगे, सब चीज हो जाएगा। मेन चीज है जब थॉरो ग्राउंडिंग होती है, जब फाउंडेशंस आपके बहुत स्ट्रांग होंगे तो बाद में क्वेश्चन 1 मिनट में आप निकाल लोगे। सबसे पहला फीचर तो यही है कि जो शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन हैं शुड बी फॉर्म्ड विद एन एग्रीमेंट। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं एक दुकान पे जाऊं और मैं उस दुकानदार से कोई चीज खरीदूं, ठीक है। अब ये दुकानदार बोले नहीं जी आप मुझे कैश दो या अदर एसेट दो या अपनी कंपनी के शेयर्स दो, और वो भी आधारित हो ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइसेस पे, मैं क्यों दूंगा उसको? कोई एग्रीमेंट थोड़ी है मेरा उसके साथ। बात समझ में आई? तो इसलिए शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन में जरूरी है कि दोनों पार्टीज के बीच में, एंटिटी और अदर पार्टी के बीच में कुछ एग्रीमेंट होना चाहिए। वन, share based payment, SBPT, share based payment transaction should be formed with agreement। उसमें कुछ एग्रीमेंट होना चाहिए, विथ एग्रीमेंट। बिना एग्रीमेंट के ये शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। एक तो ये चीज। दूसरी चीज, टर्म्स एंड कंडीशन जो होनी चाहिए वो सामने वाली पार्टी को कम्युनिकेट की जानी चाहिए। अगर उसको टर्म्स एंड कंडीशन कम्युनिकेट नहीं होंगी तो हो सकता है कि जिस मोड में आप पेमेंट दे रहे हैं वो एक्सेप्ट ना करे। टर्म्स एंड कंडीशंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। टर्म्स एंड कंडीशंस must be communicated इन ए क्रिस्टल क्लियर मैनर। कहने का मतलब यह है कि टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ताकि बाद में किसी बात को लेकर के कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। और शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन जो होनी चाहिए, ऑफ कोर्स वो गुड्स या सर्विसेज के लिए होनी चाहिए और वो किसी थर्ड पार्टी, एक्सटर्नल पार्टी से होनी चाहिए। किसी एक्सटर्नल पार्टी से होनी चाहिए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एंटिटी अपने ही शेयर होल्डर से ये ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती क्योंकि वो एक्सटर्नल पार्टी नहीं है। तो शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन शुड बी for should be for goods and services, for goods and services with external parties only, with external party only, external party only। तो एक्सटर्नल पार्टी से ही ये ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। जैसे कि मैंने ऐसा क्यों कहा, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर भी करके आपको बता दूं ताकि किसी तरह की प्रॉब्लम आपको ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं ये कहूं E1 लिमिटेड नाम की मान लो कई कंपनी है। चलो मैं इसको केस स्टडी के रूप में बता देता हूं। केस स्टडी कौन सी थी, मैं नंबर तो खुद ही भूल गया। केस स्टडी 3 थी। दो हम छोटी छोटी कर चुके हैं, ये भी छोटी सी है अभी। इस केस स्टडी में मैंने ये लिखा, क्या लिखा, एक सेकंड के लिए पेन वगैरह जरा चेंज करने पड़ते हैं। तो इसमें मैंने पहले तो ये लिखा कि E1 इज इनिशिएटिंग, INI, इनिशिएटिंग मतलब सोच रही है, सोच रही है स्टार्ट करने के लिए। इनिशिएट का मतलब वैसे तो स्टार्ट होता है। E1 is initiating a plan
to provide equity instruments to provide equity instruments to its employees शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा टू इट्स एम्प्लॉयज बट देयर आर some terms that are yet to be communicated. Yet to be communicated. अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्या ये जो केस मैंने दिया है, will it fall under Ind AS 102 or not? This case will not fall because some terms haven't yet been communicated. क्योंकि अभी तक हमने कुछ टर्म्स जो हैं वो कम्युनिकेट नहीं करी, इसलिए ये जो केस है Ind AS 102 के दायरे में नहीं आएगा. यानी कि इसका आंसर मैं अगर लिखूं तो ये Ind AS 102 के दायरे में नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? अब रीजन क्या होगा? बिकॉज टर्म्स आर स्टिल नॉट कम्युनिकेटेड. क्योंकि उसने लिखा है येट टू बी कम्युनिकेटेड, इसका मतलब अभी तक हमने कम्युनिकेट नहीं करा है. टर्म्स आर स्टिल टू बी कम्युनिकेटेड, स्टिल टू बी कम्युनिकेटेड, स्टिल टू बी कम्युनिकेटेड. तो टर्म्स हमें अभी भी कुछ कम्युनिकेट करनी है, तो इसलिए ये Ind AS 102 के दायरे में नहीं आ सकता. ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? अब जहां तुमने इतना पढ़ लिया है Ind AS 102 के बारे में, थोड़ा सा जो हमारा टॉपिक नंबर शायद ये 5 है, स्कोप के दायरे में भी पढ़ लो. Ind AS 102 के दायरे में क्या क्या चीजें आ सकती हैं ये तो तुम्हें मालूम बहुत अच्छी तरह होना चाहिए, तभी तुम क्वेश्चन ठीक तरीके से कर पाओगे. करेक्ट? एक तो इसके दायरे में वो ट्रांजैक्शन आएंगी, जैसे कि तुम्हें पता है, जिसमें कि सेटलमेंट इक्विटी में होगी या कैश में होगी या अदर एसेट्स में होंगी. और ये जो चीजें हम देंगे विल बी बेस्ड अपॉन द प्राइसेस ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एंटिटी और ऑफ द ग्रुप टू विच एंटिटी बिलोंग्स. पहले तो इसके स्कोप में कौन कौन सी चीजें आएंगी ये तुम्हें मालूम होना चाहिए. तो इसके स्कोप में कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो सबसे पहले तो आप ये लिखे इसके स्कोप में, एक तो आएगा वन such transactions in which settlement is either in cash or other assets or by way of equity instruments based upon, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बेस्ड अपॉन current prices
based upon current prices of the equity instruments EI, equity instruments of the entity or of the group to which entity belongs. हालांकि ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, करेक्ट। तो फिर भी तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इसके स्कोप पे कौन कौन सी चीजें आएंगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसके बाद तुम्हें क्या मालूम होना चाहिए, इसमें एक बड़ा पॉइंट है और इस पॉइंट को लेकर के ना थोड़ी कंट्रोवर्सी भी है, ये भी मैं तुम्हें क्लियर कर दूं। बड़ा पॉइंट क्या है, स्टैंडर्ड ये कहता है, इनफैक्ट IFRS 2 या इंड AS 102 ये कहता है कि कभी कभी हमने अपनी एंटिटी के शेयर्स वगैरह किसी को दिए और बदले में हमें कुछ मिला तो सही, लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में कंट्रोवर्सी है कि क्या इसको इस स्टैंडर्ड के दायरे में लाया जाए या ना लाया जाए, यानी कि इसके स्कोप में लाया जाए या ना लाया जाए। तो जहां तक स्कोप है, तो स्कोप के अंदर हम पढ़ रहे हैं, तो पहला तो हमने पढ़ा। अब दूसरे में मैंने क्या लिखा, इवन इफ entity is not able to identify the goods or services that are being received by settling the transaction, STTS, settling the transaction still shall be covered by this particular standard. Still be covered by this standard. अब मैंने कहा ना, इस पॉइंट को लेकर के थोड़ी कंट्रोवर्सी है और कई लोग इसका मीनिंग ठीक तरीके से समझ नहीं पाते। तो पहले मैं इसका थोड़ा सा मीनिंग आपको समझा दूं। मीनिंग समझाने के लिए जाहिर है कि मुझे थोड़ा सा एक केस स्टडी का सहारा लेना पड़ेगा, तो मैं केस स्टडी आपको थोड़ा सा फ्रेम करके बताऊं इस पॉइंट को समझाने के लिए। केस स्टडी में मैंने क्या करा, मान लेते हैं कि कोई एंटिटी है, करेक्ट। अब ये जो एंटिटी है, इस एंटिटी ने क्या करा, मान लेते हैं इस एंटिटी ने इशू करे, दिस एंटिटी इशूड ₹5 lakh worth of shares to differently abled
persons. यहां डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स अदर पार्टी, इस एंटिटी ने अपनी कंपनी के 5 लाख रुपए के शेयर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स को दे दिए, लेट अस से चैरिटी के रूप में दे दिए। अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हमारे पास क्या आ रहा है, हम उसको रिकग्नाइज या आइडेंटिफाई ठीक तरीके से नहीं कर सकते। अगर आप जरा गहराई से जाओ तो आपके पास क्या आ रहा है इस केस में, मैंने किसी को 5 लाख रुपए के शेयर्स चैरिटी के रूप में दे दिए, ना तो मेरे पास गुड्स आई ना मेरे पास सर्विस आई, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा नाम हो रहा है, मेरी रेपुटेशन बढ़ रही है, यानी कि समथिंग जो आ रहा है उसको हम आइडेंटिफाई ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे। तो इस केस में मेरी एंट्री क्या होगी, बहुत से लोगों को लेकर के ये समस्या है। तो इस केस में मेरी एंट्री पता है क्या होगी, पहले तो ये ट्रांजैक्शन IFRS 2 या इंड AS 102 के दायरे में आएगी, नंबर 1, क्योंकि स्टैंडर्ड ये कहता है, ये मैंने अभी आपको लिखाया। इस केस में आपकी एंट्री होगी अनआइडेंटिफाइड स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप जो एंट्री करेंगे वो इस तरीके से करेंगे, अनआइडेंटिफाइड गुड्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री लिखी जाएगी, ऑफ कोर्स 5 लाख रुपीज से लिखी जाएगी। दिस विल बी द एंट्री विच यू विल हैव टू राइट। ये एंट्री 5 लाख से लिखी जाएगी। तो यानी कि मैं तुम्हें यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो इंड AS 102 है उसका जो स्कोप है या दायरा है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं। शेयर बेस्ड पेमेंट कैन बी सेटल्ड बाय एंटिटी और बाय अनदर एंटिटी, ये तो हम देख ही चुके हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं। यानी कि जब शेयर बेस्ड पेमेंट के अंदर मैं एक एंटिटी हूं, मैंने किसी दूसरी एंटिटी से कुछ गुड्स खरीदा, तो जरूरी नहीं है कि पेमेंट मैं ही दूं। सपोज मैं किसी ग्रुप को बिलोंग करता हूं, तो मान लेता हूं कि मैं सब्सिडियरी हूं, तो पेरेंट कंपनी भी दे सकती है पेमेंट। तो पॉइंट नंबर 3 में मैंने यही लिखा, याद रखो अभी हम स्कोप कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 में मैंने तुम्हें यही लिखाया, शेयर बेस्ड पेमेंट्स, शेयर बेस्ड पेमेंट्स share based payments can be settled by entity itself, by entity or another entity of the group, any entity of the group। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये तुम्हें पहले से ही मालूम है, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इसी चीज को अगर मुझे आपको समझाना हो तो मैंने इसके लिए क्या लिखा, लेट अस से इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मान लेते हैं कि कोई ग्रुप है पहले तो, और मान लेते हैं कि इस ग्रुप के अंदर एक तो पेरेंट है और इस पेरेंट की 2 सब्सिडियरी कंपनी है, S1 और S2, हम ये भी मान लेते हैं। अब मैं ये भी मान लेता हूं कि S1 ये जो ग्रुप है, इसमें से S1 नाम की जो एंटिटी है, उस एंटिटी ने अदर पार्टी से कुछ कॉन्ट्रैक्ट करा या शेयर बेस्ड अरेंजमेंट करा, करेक्ट, अदर पार्टी। और लेटेस्ट से अरेंजमेंट ये है कि आप हमें कुछ गुड्स एंड सर्विसेज देंगे और हम आपको कुछ पेमेंट देंगे। तो मैं जो तुम्हें बताना चाह रहा हूं, इस केस में S1 ने अदर पार्टी को कुछ पेमेंट देनी है, करेक्ट। S1 ने पेमेंट देनी है, S1 इज सपोज टू मेक द पेमेंट, क्योंकि S1 ने एक्चुअली कुछ अरेंजमेंट करा इस पार्टी से। अब जो पेमेंट है इस केस में पेमेंट कैन बी पेमेंट्स या सेटलमेंट्स
कैन बी डन। अब सेटलमेंट कौन कौन कर सकता है? कैन बी डन बाय, कोई भी कर सकता है। पी भी कर सकता है यानी कि दूसरी एंटिटी, और S1 तो कर ही सकती है, और इवन S2 भी कर सकती है। यानी कि कभी कभी पेमेंट जो है जिस एंटिटी ने अरेंजमेंट करा है वो नहीं कर रही, कोई दूसरी एंटिटी कर रही है, तो कब कर सकती है ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। ऑफ कोर्स जो पेमेंट होनी चाहिए शुड बी बेस्ड अपॉन द करंट प्राइस ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। ये मेजर पॉइंट है जो तुम्हें मालूम होना चाहिए। स्कोप की बात हम करते जा रहे थे, स्कोप पे पॉइंट नंबर 4 में भी तुम्हें कुछ मालूम होना चाहिए, और पॉइंट नंबर 4 ये है, और बहुत से बच्चों को ये पॉइंट समझ नहीं आता, हालांकि ये लिखा रहता है मॉड्यूल में, लेकिन लोग या अधिकतर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। क्या लिखा मैंने पॉइंट नंबर 4 में? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स करेक्ट, issued to buy या फिर सेल, टू बाय या सेल नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, नॉन फाइनेंशियल आइटम्स या एसेट्स, आइटम्स and settlement can be done on net basis, done on net basis। ये वाली ट्रांजैक्शन भी इंड एस 102 के दायरे में आएगी, लेकिन बहुत से लोगों ने इस तरह की ट्रांजैक्शन के बारे में ना तो कभी सुना है और ना कभी इस तरह की ट्रांजैक्शन के बारे में बातचीत करी है। पहले तो इस ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है मैं जरा आपको ये क्लियर कर दूं, ध्यान से सुने। इसको मैं केस स्टडी 6 के रूप में लेके चल रहा हूं। इसको ठीक तरीके से समझने के लिए मान लेते हैं कि जी लिमिटेड नाम की कोई एंटरप्राइज है, करेक्ट। मान लेते हैं कि जी लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है। अब ये जी लिमिटेड नाम की जो कंपनी है, इस कंपनी ने मान लेते हैं कि एफएक्स लिमिटेड से कुछ कॉन्ट्रैक्ट करा है। एफएक्स लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है और इससे कुछ कॉन्ट्रैक्ट करा है, ये अदर पार्टी है और ये एंटिटी है। मान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि जी एक्स लिमिटेड shall purchase shall purchase 1000 kg of iron from FX Limited। ये कॉन्ट्रैक्ट है कि FX लिमिटेड से ये एंटिटी जी लिमिटेड 1000 kg ऑफ आयरन, आयरन जो है नॉन फाइनेंशियल एसेट है। देखो बैलेंस शीट में आजकल दो ही तरीके के एसेट्स होते हैं, कुछ फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, कुछ नॉन फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, करेक्ट। तो 1000 kg आयरन हम आपसे खरीदेंगे। अब मान लेते हैं कि एग्रीमेंट क्या रहा आगे, एक सेकंड के लिए मुझे थोड़ा सा ना इसको तरीके से समझाने के लिए आपका आजा भाई, कहां भाग गया। तो एक्चुअली यहां पर ना आज ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है मेरी लेफ्ट साइड में,
ये बार बार डार्कनेस सी आ जा रही है, इसलिए मैं आपको तो वाइट नजर आ रहा होगा कि मैं इधर का स्पेस क्यों नहीं यूज कर पा रहा हूं। एक्चुअली वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। एनीवे, ये मैंने आपको समझाने के लिए एक लाइन भी खींच दी, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि एग्रीमेंट ये हुआ कि जीएक्स लिमिटेड शेल परचेज 1000 kg ऑफ आयरन फ्रॉम एफएक्स लिमिटेड। अब मान लेते हैं एग्रीमेंट के मुताबिक जी लिमिटेड ने क्या कहा, जी लिमिटेड ने एफएक्स लिमिटेड को यह कहा कि हम जो तुम्हें कंसीडरेशन देंगे, पहले तो हम कंसीडरेशन तुम्हें कैश में देंगे। कहा तो ये गया कि हम तुम्हें कंसीडरेशन कैश में देंगे, लेकिन कंसीडरेशन जो कैश में देंगे वो कैसे देंगे, या हमने कहा कि हम तुम्हें कैश देंगे, लेकिन कैश कितना देंगे, कैश इक्वल टू, हमने ये कहा कि हम आपको कैश तो देंगे लेकिन कितना कैश देंगे, इक्वल टू 50,000 शेयर्स, 50,000 शेयर्स के बराबर हम आपको कैश देंगे। इसका मतलब है कि जी लिमिटेड एफएक्स लिमिटेड को यह कह रही है हम आपको 50,000 शेयर देंगे, तो 50,000 शेयर्स नहीं देंगे, हम आपको कैश तो देंगे, लेकिन कैश का अमाउंट कैसे डिटरमिन करा जाएगा कि 50,000 शेयर का जो भी करंट प्राइस होगा या जो भी मार्केट प्राइस होगा, उसको सिंप्लिसिटी के लिए कह लो, जो भी मार्केट प्राइस होगा ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट, मार्केट प्राइस होगा ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट की डेट को जो भी मार्केट प्राइस होगा एक शेयर का, उसको हम 50,000 शेयर से मल्टीप्लाइड करेंगे और उसके बराबर हम आपको कैश दे देंगे। ये एग्रीमेंट है आपकी। बात समझ में आ रही है क्या कहा गया? मान लेते हैं जीएक्स लिमिटेड ने 1000 kg ऑफ आयरन खरीदा एफएक्स लिमिटेड से, और सिंप्लिसिटी के लिए मैं ये भी मान लेता हूं एट द रेट ऑफ 47 पर kg के हिसाब से खरीदा, यानी कि 47 इंटू 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 47 हो जाएगा ना, तो इसको हमें फिर 47,000 तो 470 कर दिया मैंने इसको, ठीक है। 470 इंटू 1000 47 लाख होता है, ठीक है। तो 47 लाख का हमने आयरन खरीदा, और एग्रीमेंट ये हुआ कि हम आपको पेमेंट भी देंगे, कैश में तो देंगे, बट द पेमेंट विल बी बेस्ड अपॉन द करंट प्राइस ऑफ द शेयर्स, यानी कि जिस दिन भी हम आपको पेमेंट देंगे सेटलमेंट के दिन, उस दिन जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा शेयर का, उसको हम 50,000 शेयर से मल्टीप्लाइड करेंगे और जितना अमाउंट आएगा उसके बराबर हम आपको कैश दे देंगे। अब हम मान लेते हैं कि सेटलमेंट की डेट को हम मान लेते हैं कि ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट, ये ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट है। अब हम ये मान लेते हैं कि ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट क्या हुआ, ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट मान लेते हैं कि मार्केट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ जी लिमिटेड का जो एक शेयर है उसका मार्केट प्राइस हम मान लेते हैं कि 100 रुपए, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए। इसका मतलब ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट को मेरे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो ये है ऑप्शन 1 कि मैं आयरन रिसीव करूं 47 लाख रुपीस का, सॉरी 470 इंटू 1000 kg, दैट इज इक्वल टू 47 लाख का, और मैं उसको पेमेंट कर दूं ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स, मैं उसको कैश में पेमेंट दे दूं, तो मुझे कैश में कितनी पेमेंट देनी होगी? मैंने कहा था भाई जो भी सेटलमेंट के दिन एक शेयर का प्राइस चल रहा होगा जो कि 100 रुपए है, और उसको मैं 50,000 शेयर से मल्टीप्लाइड करूंगा, तो जो भी अमाउंट आएगा मैं तुम्हें उतनी पेमेंट दूंगा। तो एक तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं उससे 47 लाख का आयरन ले लूं और उसको 50 लाख रुपए कैश में दे दूं, एक तो ये हो सकता है।
दूसरा क्या हो सकता है कि मैं उसको ये कहूं, सेकंड ऑप्शन, इसको हम बोलते हैं सेटलमेंट ऑन नेट बेसिस। सेटलमेंट ऑन नेट बेसिस पहला वाला है, इसको हम बोलते हैं ऑन ग्रॉस बेसिस। नेट बेसिस का क्या मतलब है, मैं उसको ये कहूं भाई तुझे 47 लाख का आयरन मुझे देने की जरूरत नहीं है और मैं तेरे को 50 लाख का कैश भी नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो डिफरेंस है मैं तेरे को 3 लाख का कैश पे कर देता हूं। तो अगर एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का यूज हो रहा हो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का यूज कैसे हो रहा है, क्योंकि जो कैश की पेमेंट है डेट इज बेस्ड अपॉन द करंट प्राइस ऑफ द शेयर्स। तो एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का यूज हो और अगर वो नेट बेसिस पर सेटल करी जा सकती है, वो भी इस स्टैंडर्ड के दायरे में आएगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? और मैंने कहा बहुत से लोगों को यह पॉइंट बिल्कुल ही मालूम नहीं है। अभी हम स्कोप की जब बात कर रहे थे तो स्कोप में, एक सेकंड के लिए, जब मैं स्कोप की बात कर रहा था मैंने 4 तो तुम्हें बता दिए, और मेरी आदत है कि मैं कोई भी छोटा सा पॉइंट छोड़ने की कोशिश नहीं करता हूं, तो इसलिए एक पॉइंट तुम और लिख ही लो। अगर एम्प्लॉइज है किसी कंपनी के और वो हमें कुछ सर्विस, वो सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे मेरी कंपनी के कुछ एम्प्लॉय हैं लेकिन वो बदले में मेरे को कोई टेक्नोलॉजी दे दे, या अपनी सर्विसेज दे दे, तो जाहिर है कि उनको मैं जो पेमेंट्स दूंगा या उनके साथ जो मेरे एग्रीमेंट्स होंगे वो इस स्टैंडर्ड के दायरे में आएंगे। एम्प्लॉयज, ये तो हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं। एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, employees of the company working as a service provider to an entity and receiving शेयर बेस्ड पेमेंट्स। तो जाहिर है ये तो आएगा इसमें, जैसे एक एम्प्लॉय से हमारी कंपनी का एग्रीमेंट हो गया कि आप 3 साल तक हमें सर्विस दोगे, हम आपको शेयर बेस्ड पेमेंट, हम अपनी कंपनी के शेयर्स इश्यू करेंगे, एंड रिसीविंग शेयर बेस्ड पेमेंट, तो ये ट्रांजेक्शन भी इसके स्कोप में आएंगी। अब तुमने स्कोप तो जान लिया, इजंट इट और नॉट? अब तुमने स्कोप तो जान लिया, तो अब स्कोप के बाद हमारा टॉपिक नंबर, ये 5th था ना, उसके बाद 6 टॉपिक की तरफ हम पढ़ते हैं। इसको हम कहेंगे ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस not covered by this standard, not covered by this standard, transactions not covered by this standard। ट्रांजेक्शन्स नॉट कवर्ड बाय दिस स्टैंडर्ड का मतलब है, जैसे स्कोप का मतलब तो ये हो गया भाई कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है जो इसके दायरे में आएंगी। अब कई बार थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ऐसी ट्रांजेक्शन्स के बारे में जो हमें पता ही नहीं लगता कि वो उस पर शेयर बेस्ड पेमेंट या ये वाला इंडेस अप्लाई नहीं होगा। तो कौन सी वो ट्रांजेक्शन है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी ने सारे शेयर होल्डर से एग्रीमेंट कर लिया, जैसा हमारी कंपनी ने कहा हम राइट्स इश्यू करेंगे। तो यहां जो देखो होने को, तो यहां एग्रीमेंट क्या है कि हम आपको शेयर्स दे रहे हैं, तो 1 मिनट के लिए लगता है ये शेयर बेस्ड पेमेंट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर ये जो एग्रीमेंट है स्पेसिफिकली किसी एक शेयर होल्डर से नहीं है। ये बात समझ में आनी चाहिए, ये सारी शेयर होल्डर से है, तो इसलिए इस तरह के ट्रांजेक्शन इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में नहीं आएंगी। जैसे कि 1, transactions with shareholders as a whole, transactions
with shareholder, transaction with shareholders as a whole. ट्रांजेक्शन विद शेयर होल्डर एज ए होल का क्या मतलब है, जरा मेरे को एक एग्जाम्पल के सहारे में तुम्हें समझाता हूं, एक सेकंड के लिए। माउस जो है कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मान लेते हैं कि कोई एंटिटी है, ठीक है, इसको समझाने के लिए मैंने लिखा केस स्टडी 7, और केस स्टडी 7 में मैंने क्या लिखा, मान लेते हैं कि एंटिटी 5x, ये नाम है 5x, एंटिटी 5x इश्यूज राइट्स शेयर्स to all the shareholders. Right share to all the shareholders that include तो कुछ शेयर होल्डर ऐसे भी हो सकते हैं जो कंपनी के एम्प्लॉय भी हो, that include employees of the company, that include employees of the company. अब एक मिनट के लिए आपके दिमाग में यह बात आ सकती है कि 5x लिमिटेड ने अब की बार एक अरेंजमेंट करा है अपने शेयर होल्डर से, और इन शेयर होल्डर्स के अंदर कुछ एम्प्लॉयज भी शामिल हैं, और कंपनी ने कहा कि हम आपको राइट शेयर देंगे। लेकिन यहां जो ट्रांजैक्शन है सारे शेयर होल्डर से, पर्टिकुलरली एम्प्लॉयज से नहीं है, तो इसलिए इसको इंड AS 102 के दायरे से बाहर रखा जाएगा। यानी कि जब ट्रांजैक्शन होल एज ए ग्रुप हो तब वो ट्रांजैक्शन इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर नहीं आएंगी। फिर दूसरा पॉइंट तुम्हें क्या मालूम होना चाहिए, ट्रांजैक्शंस इन विच entity transactions in which entity acquires goods as a part of net assets, that are acquired in a business combination, अब समझे आप इसका क्या मतलब निकला? अब नहीं समझे तो मुझे समझाने के लिए फिर आपको कुछ करना ही पड़ेगा। केस स्टडी 8, अब केस स्टडी 8 इस पॉइंट को समझाने के लिए मुझे फ्रेम करनी पड़ेगी। इस केस स्टडी में मैंने क्या बताया आपको, इस केस स्टडी में मैंने ये बताया, मान लेते हैं कि कोई एंटिटी है, पहले तो E1 लिमिटेड नाम की कोई एंटिटी है, और हम मान लेते हैं कि एक और एंटिटी है E2। हम ये भी मान लेते हैं कि E1 नाम की एंटिटी ने E2 नाम की एंटिटी को टेक ओवर कर लिया, करेक्ट। तुम्हें मालूम है कि जो कंपनी टेक ओवर करती है दूसरी एंटिटी को, उसको एक्वायरर एंटिटी कहते हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन है एक्वायरर एंटिटी। और जिसको टेक ओवर कर लिया जाता है
जिसको ले लिया जाता है उसको एक्वायरी कंपनी कहते हैं। अब जाहिर है कि E1 ने E2 को टेक ओवर कर लिया तो इसके सारे एसेट्स और लायबिलिटी हम टेक ओवर कर लेंगे। जब मैं कह रहा हूं E1 ने E2 को टेक ओवर कर लिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस कंपनी के जितने भी नेट एसेट्स और लायबिलिटी, जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं वो सारे हमारे पास आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। यानी कि इस कंपनी के नेट एसेट्स हमारे पास आ जाएंगे। अब नेट एसेट्स हमारे पास आ गए, उस नेट एसेट्स के अंदर कुछ गुड्स भी होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नॉर्मली जब हम किसी दूसरी पार्टी से कोई अरेंजमेंट करते हैं और उनसे गुड्स हमारे पास आते हैं और बदले में अगर हम उनको कुछ पेमेंट देते हैं, कंसिडरेशन देते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन जो है शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन के दायरे में आती है। अब इस केस में भी इस एंटिटी के गुड्स हमारे पास आए तो हैं, नंबर 1, और बिकॉज हम एक्वायरर हैं तो हमें बदले में इनको कुछ कंसिडरेशन भी तो देना पड़ेगा, फ्री में थोड़ी हम इस एंटिटी को टेक ओवर करेंगे। अब कंसिडरेशन हम जो देंगे वो किसी भी रूप में दे सकते हैं, शेयर्स में भी दे सकते हैं, इजंट इट और नॉट? अधिकतर जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है तो परचेज कंसिडरेशन देगी। अब कहने का मतलब है कुछ गुड्स एंड सर्विसेज हमारे पास आ रहे हैं और बदले में पेमेंट भी जा रही है शेयर्स के रूप में, तो लॉजिकली तो ऐसा लगता है कि ये शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन है। लेकिन यहां डिफरेंस क्या है कि यहां जो गुड्स हमारे पास आ रहे हैं वो सिर्फ गुड्स नहीं आ रहे हैं, वो गुड्स पार्ट ऑफ नेट एसेट्स है। वो एक नेट खरीदे तो हमने नेट एसेट से। रिमेंबर वन थिंग, इज इट क्लियर टू यू? तो इसलिए ये ट्रांजैक्शन जो है इस पर्टिकुलर इंड एस के दायरे में नहीं आएगी। तो बिकॉज दिस टाइम हम जो है गुड्स ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ गुड्स नहीं ले रहे, गुड्स आर पार्ट ऑफ नेट एसेट्स। वी हैव टेकन ओवर द अदर कंपनी and we have basically taken over the net assets and goods are merely a part of net assets। तो इसलिए इस तरह की ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आएगी। और उसके बाद फिर इसमें बड़ा अहम पॉइंट आ जाता है रिकग्नाइजेशन का। अब रिकग्नाइजेशन का पॉइंट क्या है, इसको समझने के लिए हम अब नेक्स्ट सेशन का सहारा लेंगे और नेक्स्ट सेशन में आपकी और मेरी मुलाकात फिर होगी और जिसमें हम रिकग्नाइजेशन, इक्विटी सेटल प्लान, कैश सेटल प्लान के बारे में बात करेंगे। और अब हम फिर धीरे धीरे मेजर क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। सो टिल देन इट्स बाय फ्रॉम हियर।